नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के एनवायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पहले हमने नेशनल पार्क देखा था और एक एक करके जो भी भारत में अलग अलग राज्यों में अवस्थित जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में इसी क्रम में हम मध्य प्रदेश में जो अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उनसे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं उन पर हम सिलसिलेवार तरीके से एक तरह से प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको हम देख लेंगे। पहले भी हमने इस चीज़ को आपके सामने रखा है कि जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक संरक्षित क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर जो भी वन्य जीव हैं, वनस्पति हैं और पूरा जो इकोसिस्टम है उसको एक उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कोई भी जो राष्ट्रीय उद्यान है कुछ ऐसे संरक्षित वन क्षेत्र होते हैं जहां प्राकृतिक स्तर पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव है या जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको पूरी तरह से क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको समझने वाली बात है कि ये क्या है कि पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र को ही क्या किया जाता है, संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और इस क्षेत्र में जो भी जीव हैं, जो अलग अलग प्रजातियां हैं और ख़ास तौर पर देखेंगे वन्य जीवों को इसमें खास जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाती है। वन्य जीवों के अलावा देखेंगे तो जो पूरी जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसे भी क्या किया जाता है कि उस जैव विविधता को एक तरह से देखेंगे तो जो सुरक्षा है वो प्रदान किया जाता है। तो जैव विविधता के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ये पहल की जाती है और किसी प्रकार की जो मानव गतिविधि है वो राष्ट्रीय उद्यान में क्या की जाती है, ह्यूमन एक्टिविटी पर पूरी तरह से क्या होता है, एक तरह से आप देखेंगे तो रोक आपको देखने को मिलती है। अगर ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में देखेंगे, जैसे चराई होता है, ग्रेजिंग होता है, लकड़ी कटाई होता है, खनन, खेती, ये सारे जो एक्टिविटी हैं ये बंद रहते हैं। और जो बॉर्डर चेंजेस की बात होती है, जो सीमा परिवर्तन है, उसके जो उपयोग परिवर्तन को केवल राज्य जो विधानमंडल है उसकी मंजूरी से ही संभव बनाया जा सकता है कि ठीक है किसी भी नेशनल पार्क की जो सीमा है उस सीमा को परिवर्तन करना है तो राज्य जो विधानमंडल है वहाँ से इसके बारे में बाकायदा जब परमिशन जारी किया जाता है तभी ये चेंजेज होते हैं। कुछ मुख्य विशेषताओं की हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिए पूरी तरह से क्या है, ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं, स्ट्रिक्टेड प्रोटेक्शन जोन के तहत ये नामित होते हैं। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन जो डिस्टरबेंस है वो आप नहीं देखने को आपको मिलेगा। कोर एरिया पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। जैसे सबसे जो अंदर का क्षेत्र है ये क्या है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड जोन माना जाता है और यहाँ पर कोई भी निजी जो स्वामित्व है वो नहीं होता है। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो हंटिंग है, जो शिकार है या इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि जो वाणिज्यिक जो उपयोग है, कमर्शियल स्तर पे या वाणिज्यिक जो उपयोग कह सकते हैं, वो जो उपयोग है वो पूरी तरह से क्या है, वो एक तरह से प्रोहिबिटेड होता है। ओनली रेगुलेटेड इको टूरिज्म अलाउड। लेकिन कुछ कड़े मानकों के आधार पर आप देखेंगे तो जो इको टूरिज्म है उसको परमिशन होती है। और ये जो संरक्षण की एक जो नीति अपनाई गई है, किस कारण से अपनाई गई है, तो अलग अलग जो आवास हैं, जो हैबिटेट हैं उनके स्तर पे और उसके अलावा जो भी प्रजातियां हैं विभिन्न तरह की, चाहे वो वनस्पतिक प्रजातियां हो या फिर कह सकते हैं कि वो वन्यजीव प्रजातियां हों, और उसके अलावा जो इकोसिस्टम है उसका एक समग्र जो संरक्षण है, तो त्रिस्तरीय कह सकते हैं कि एक जो सुरक्षा है वो प्रदान करने के लिए इसका गठन किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, इस तरह के विशेष क्षेत्र को सीमांकित किया जाता है, उसे इस दर्जे में रखा जाता है। और इसके आधार पर देखेंगे तो जो भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और जो इस तरह के अभयारण्य होते हैं उनमें बेसिक स्तर पे वन्यजीव अभयारण्य पे कुछ अंतर होता है। जैसे खास तौर पे देखेंगे जो नेशनल पार्क है ये विशेष प्रोटेक्टेड एरिया होता है। प्रोटेक्टेड जो एरिया है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो नियम होते हैं वो अधिक सख्त होते हैं। जैसे देखेंगे मानव जो गतिविधियाँ हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, जबकि यहाँ पर कुछ सीमित जो गतिविधियाँ हैं वो अलाउ रहती हैं।
भूमि उपयोग की बात करें तो यहाँ निजी स्वामित्व तो कुछ भी नहीं होता है और सख्त प्रतिबंधन होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य में तो थोड़ा लचीलापन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरी तरह से जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जो संरक्षण है वो किया जाता है, जबकि वन्य जीव संरक्षण को प्राथमिकता दिया जाता है यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में। सीमा परिवर्तन की बात करें तो राज्य जो विधानमंडल है उसके परमिशन के बाद ही क्या होता है कि इसके क्षेत्र सीमा में परिवर्तन होता है और यहाँ पर राज्य जो सरकार है वो बदल सकती है, जो भी वन्य जीव अभयारण्य है उनका सीमांकन कर सकती है या उनकी सीमा परिवर्तित कर सकती है। पर्यटन के संदर्भ में देखें तो ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड इको टूरिज्म होता है और इसकी अपेक्षा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखेंगे तो अपेक्षाकृत अधिक जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाता है। भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है भारत में आप उनको देख सकते हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इनका जो क्षेत्रफल है लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होता है। अलग अलग राज्यों में देखेंगे तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जिनको एक एक करके हम पढ़ते जा रहे हैं और जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है, जैसे कुछ बड़े कुछ छोटे या कुछ विशेष, अगर जो भी नेशनल पार्क है उनकी अगर बात करेंगे तो भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट है और उससे पहले उसका नाम अलग था, हैली नेशनल पार्क। उसके बाद देखेंगे तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय जो उद्यान है 1955 का वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी की बात करेंगे तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला पहला भारत का ये प्लेस है। हेमिस की बात करें तो हेमिस जो नेशनल पार्क है ये लद्दाख में हिम तेंदुआ का बड़ा एक आवासीय क्षेत्र है और ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में ही यूनेस्को साइट के तौर पे अब शामिल है। अब हम असली जो बात है कि नेशनल पार्क की चर्चा करें, अलग अलग राज्यवार हम एक एक करके नेशनल पार्क की चर्चा करें तो आज हम बात कर लेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसके लिए बेसिक तौर पे क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो मैप है और यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग जो ज़िले हैं उनकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, उनका जो लोकेशन है वो थोड़ा सा आपको रिकॉल करना होगा तो चीज़ें और आप व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर मैप पे एमपी का ये मैप है और उस पे अलग अलग जो लोकेशन है, जैसे कि नेशनल पार्क की जो लोकेशन है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कह सकते हैं कि जो रामसर साइट्स हैं वो एक ही मैप में दर्शा दिया गया है। अब थोड़ा सा डिटेल में एक एक करके हम सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उन पर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। जैसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान हम ले रहे हैं कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है 1955 में इसकी स्थापना हुआ था। मध्य प्रदेश में ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसका क्षेत्रफल 939 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है और मांडला बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वहीं पर इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल जाती है। बाघ, तेंदुआ, गौर, बाइसन, बारहसिंघा का ये महत्वपूर्ण संरक्षण केंद्र है। विशेष बात क्या है तो कान्हा टाइगर रिजर्व का ये एक मेजर पार्ट है और कई सारी जो जनजातियां हैं यहाँ से एक तरह से विस्थापित हैं। जैसे वैगा जो जनजाति है उसको आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर वैगा जनजाति की बात करेंगे तो ये जो जनजाति है ये एक तरह से यहाँ से क्या है विस्थापित कह सकते हैं कि जनजाति है। तो ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि इस क्षेत्र से कौन सी जनजाति विस्थापित है और ये अपने जो भी वन अधिकार हैं ये खो दिए हैं और उन्हें मुआवजा के तौर पे देखें तो अभी भी ये इशू यहाँ पर फंसा हुआ है। अगर वनस्पति की बात करें, ठीक है, जीवों की हमने बात कर ली, अगर इसके साथ ही आप देखेंगे इस नेशनल पार्क में वनस्पति कौन से आपको देखने को मिलेंगे वेजिटेशन का स्तर पे, तो देखिए इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो खास तौर पे उष्णकटिबंधीय जो वन है और शुष्क जो पर्णपाती वन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वही मेजर तौर पे आपको देखने को मिलते हैं और दूसरे तरफ देखें तो जो सेमी या ड्राई जो डेसिडस फॉरेस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जो शुष्क पर्णपाती वन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वनस्पतियों में और इसमें अगर मूल तौर पे देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय और जो शुष्क पर्णपाती वन आपको देखने को मिल रहे हैं तो इन वनों के तहत यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, साल, बांस के जो जंगल हैं वो खास तौर पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत सारे जो पक्षी हैं उन पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे काला आइबिस है, भारतीय ग्रे जो हॉर्नबिल है, इस तरह के स्टेपी जो ईगल है और भारत का ये पहला बाघ अभ्यारण्य के तौर पे भी देखें तो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। अब इसके बाद देखिए दूसरा है
फॉसिल्स जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी का है, डिंडोरी में ये आपको देखने को मिलेगा। 1968 में फॉसिल्स पार्क था, 83 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपके सामने दिया गया है, 0.270 वर्ग किलोमीटर है। डिंडोरी की जो भौगोलिक अवस्थिति है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। विशेषता क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान की कि वृक्ष और वनस्पति के लाखों वर्ष पुराने जो फॉसिल्स हैं वो यहाँ देखने को मिले। अगला देखिए, अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1968 में की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 448 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। किस जिले में आपको देखने को मिलेगा? तो एमपी के कटनी, उमरिया दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, सफेद शेर की जो खोज है वो यहाँ से हुई है। विशेष बात क्या है कि बांधवगढ़ जो किला परिसर है वो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात करें तो बांधवगढ़ को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और फिर बाद में 1993 में अगर आप देखेंगे तो ये क्या घोषित हो गया? तो 68 में ये राष्ट्रीय उद्यान हुआ और 1993 में देखेंगे तो ये टाइगर रिजर्व भी घोषित हो गया। तो ये भी आपसे कई बार पूछ ले जाता है, ठीक है। मुख्य जो वन्य प्राणी हैं बाघ, तेंदुआ, इसके अलावा चीतल, सांभर, सफ़ेद शेर यहीं पर पहली बार देखने को मिला था। सफ़ेद शेर की बात करेंगे तो 1951 में सबसे पहली बार भारत में सफ़ेद जो शेर है वो यहाँ पर बाघ पकड़ा गया था। ये रॉयल जो बंगाल टाइगर्स हैं उनके लिए पूरा क्षेत्र जाना जाता है और बाघों का जो घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बाघों की सबसे अधिक इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि बाघों के संदर्भ में अगर घनत्व की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बाघों का घनत्व है वो सबसे अधिक है। एक चीज़ और यहाँ पर पूछ लेता है, यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं, जल स्रोत हैं, वो आपको कई बार पूछा गया है अलग अलग स्तर पे, जहाँ से डेप्थ के प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारी नदियों का जो प्रवाह है वो आपको देखने को मिलता है, खासतौर पे स्थानीय है। जैसे जोहिला का जो यहाँ पर प्रवाह है वो आपको देखने को मिलता है। जनाद आपको देखने को मिलेगी। जनाद के अलावा अगर आप देखेंगे तो दमनार, यहाँ पर एक नदी आपको देखने को मिलेगी। दमनार के अलावा इस क्षेत्र में जाएंगे तो अम्बा नाला एक जो नदी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और इनके अलावा भी कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे चरण गंगा आपको देखने को मिलेगी। ये सारी जो नदियां हैं ये इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं। ये धाराएं आगे चलकर, ये जितनी भी नदियां हैं ये किससे जाकर मिल जाती हैं? तो ये सोन से जाकर मिल जाती हैं। सोन की ये सारी क्या है? ये क्षेत्रीय सहायक नदियां हैं। तो ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र में अगर वनस्पति की बात करेंगे कि कौन कौन सी वनस्पति इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, तो नम और मिश्र जो पर्णपाती वनस्पति है वो आपको देखने को मिलेगी। नम और मिक्स टाइप का जो मिश्रित पर्णपाती वन है वो आपको यहाँ पर देखने को खास तौर पे मिलेंगे। बहुत तरह के जो पक्षी प्रजातियां हैं, जैसे भारतीय ग्रे जो हॉर्नबिल है, लेसर जो एडजुसेंट स्टार्क है वो आपको देखने को मिलेगा, बोनली जो ईगल है वो आपको देखने को मिलेगा। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इसका अपना खुद एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इसका उल्लेख प्राचीन हमारे ग्रंथों में देखने को मिलता है और कुछ जो राजवंश हैं उनका भी इससे संबंध पूछा जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सेंगर जो वंश है, ये अगर आप एमपी का हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जो सेंगर राजवंश है या फिर कलचुरी या कह सकते हैं जो बघेल हैं, उनसे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये क्षेत्र माना जाता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया गया है कि ठीक है, बांधव राष्ट्रीय जो उद्यान है इसका जो संबंध है किन राजवंशों से है? तो 3 जो राजवंश हैं उनसे इसका जो संबंध है वो माना जाता है। सेंगर, कलचुरी और बघेल, तीनों राजवंशों का जो शासन है वो इस क्षेत्र में रहा है। अब अगला देख लीजिए, अगला क्या है? अगला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल इसका 375 से वर्ग किलोमीटर से अधिक है। किस जिले में है? तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। ऊपरी जो विंध्यन पर्वतमाला है उसी के एक भाग के रूप में यहाँ पर अवस्थित है। तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, प्रवासी जो पक्षी है, मगर जो है मगरमच्छ है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और पहाड़ पर स्थित जो गौर कैसल है वो एक ऐतिहासिक संरचना के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। खास बात है कि पहले ये जो उद्यान वाला क्षेत्र है ये मुगल
काल में देखें या फिर अंग्रेजों के समय देखेंगे तो ये खास तौर पे किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो ये एक हंटर एरिया के तौर पे जाना जाता था, एक शिकारगाह के रूप में मौजूद था। यहाँ पर बड़े स्तर पर देखेंगे मुगल काल में भी क्या है, जो राजा थे, शहंशाह थे, वो शिकार करने आते थे, और बाद में क्या है कि अंग्रेजों के समय ये प्रथा चलती रही। बाद में 1958 में राष्ट्रीय उद्यान के स्तर पे ये क्या हुआ, नामित हुआ। माधवराव जो सिंधिया हैं उन्हीं के द्वारा निर्मित पार्क के भीतर देखें तो कई तरह के जो जलाशय है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सांख्य सागर है, माधव सागर है। तो इस तरह के जो जलाशय हैं वो भी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ये माइनर लेवल पे आप देखें तो इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर सांख्य जो सागर है, एक वो जलाशय आपको देखने को मिल जाएगा, और दूसरा क्या है कि माधव जो जलाशय है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। सांख्य सागर को 2022 में देखेंगे तो रामसर साइट के रूप में क्या किया गया, नामित कर दिया गया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 2022 में सांख्य सागर को रामसर साइट घोषित कर दिया गया। ये वेटलैंड क्षेत्र है और इसी कारण से इसे क्या किया गया, एक खास संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया। अगर बात करें कि इस पूरे क्षेत्र में जो वनस्पति है वो वनस्पति किस तरह के यहाँ पर देखने को मिलेगी, वेजिटेशन की बात करें तो शुष्क जो पर्णपाती और घास के जो मैदान है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो शुष्क पर्णपाती वन है वो आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा जो घास के मैदान है वो खास तौर पे इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करें तो माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरह से देखें बाघ गलियारे के रूप में भी काफ़ी फेमस है। ये पार्क देश के लगभग 32 जो प्रमुख बाघ गलियारे हैं उनमें ये शामिल किया जाता है। इसका जो संचालन है, रेगुलेशन है, वो बाघ जो संरक्षण योजना है उसके माध्यम से किया जाता है। तो बाघ के दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, गंगा के मैदानी जो क्षेत्र हैं, मध्य जो भारतीय एक लैंडस्केप है, पूर्वी पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र माना जाता है। लेकिन यहाँ अभी भी संरक्षण से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं जो खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि जो पार्क है वर्तमान में विस्थापन और पुनर्वास संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो लोग विस्थापित हुए हैं उनसे उनके जुड़े हुए जो अधिकार हैं वो कोर्ट में गए हैं, और उसको लेकर अभी भी यहाँ पर दिक्कतें हैं। क्योंकि ये सहरिया जैसे विशेष रूप से कमज़ोर जो जनजाति समूह हैं उनका ये पहले से क्या था, एक होम टाउन कह सकते हैं। तो ये इससे जुड़ा हुआ अगर हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण ट्राइब्स है वो आपसे भी पूछा जा सकता है, वो क्या है, वो सहरिया एक जो ट्राइब्स है उसका जो मूल आवास है वो इस क्षेत्र को माना जाता है, जिसको लेकर देखें तो एक तरह से ये जो जनजाति है ये विस्थापन से जूझ रही है। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी हमने ले ली। अब देखिए एक दो चीज़ें और हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना है वर्ष 1981 में हुई है। इसका क्षेत्रफल 542 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। किस जिले में अवस्थित फैला हुआ ये क्षेत्र है राष्ट्रीय पार्क, तो पन्ना, छतरपुर, और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसी में ये आपको देखने को मिल जाएगा। कई सारे यहाँ पर वन्य जीव हैं, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा विशेष रूप से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रेप्टाइल जो पार्क है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो उद्यान है खासतौर पे देखेंगे तो अलग अलग जैसे केन, घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य के तौर पे ये चर्चा में रहा है। और 2000 अगर हम 12 में देखेंगे तो इस अभयारण्य में देखेंगे तो कोई भी बाघ नहीं बचा था। बाद में देखेंगे तो इसमें बड़े स्तर पे जो सुरक्षा मानक हैं उनको लागू करते हुए इसे और विकसित किया जा रहा है। और इसके बारे में कुछ और भी डेटा है जिनको आप देख सकते हैं। 2011 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे अधिसूचित किया गया। 2018 में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया, और एक दशक पहले जो अनुमानित शून्य मान लिया गया था, जो कि हमने बताया कि 2012 में इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो जो बाघ थे उनको एक तरह से 9 के बराबर यहाँ पर थे। तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी। 2020 में यूनेस्को ने इसे मानव और जैव मंडल जो कार्यक्रम है, MAB जो प्रोग्राम है, उसमें भी क्या कर लिया, इसे शामिल कर लिया। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी हमने देख ली। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी अब ये जाना जाता है। इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1983 है, 1983 है। क्षेत्रफल 292 वर्ग किलोमीटर से अधिक है।
जो सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सतपुड़ा जो पर्वतमाला है उसके दक्षिण में आपको ये पूरा नेशनल पार्क का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, जो अलग तरह से यहाँ पर फैला हुआ है। मुख्य जो वन्य जीव हैं, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, मुंजा, कृष्णमृग, ये सारे यहाँ पर देखे जाते हैं। इसके अलावा जो जंगल बुक है, वो जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित है। जो पेंच नदी है वो इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर अगर किसी जलधारा के बारे में बात करेंगे, नदी के अपवाह के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पर इसी राष्ट्रीय उद्यान के जो नाम में पहला जो नाम है पेंच, यहाँ पेंच जो नदी है प्रवाहित होती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपको पूछ लेता है। महादेव जो पहाड़ी है वहीं से पेंच जो नदी है वो निकलती है। पार्क से होकर ही बीचों बीच ये प्रवाहित होती है। और ये पार्क को क्या करती है, पूरी तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, 2 हिस्सों में बांटने का भी काम करती है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर वेजिटेशन की बात करें कि ठीक है यहाँ पर कौन सी वनस्पति आपको देखने को मिल जाएगी, अगर इस नेशनल पार्क में जाएंगे तो नम और शुष्क जो पर्णपाती वन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, नम और शुष्क जो पर्णपाती वन है वो इस क्षेत्र में आपको खास तौर पे देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करें कि सागौन के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में देखते हैं। और सागौन जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो आर्थिक जो महत्व है वो सागौन का क्या है, वो अधिक है। और इस कारण से देखें तो इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि इलीगल जो डिफॉरेस्टेशन है वो उसकी जो समस्या है वो देखने को मिलती है। खतरे की बात करें तो आवास की क्षति और विखंडन जैसी जो क्रियाएं हैं उनसे ये पूरा क्षेत्र ग्रसित है। और बाद में देखें तो जो हमने बताया कि जंगल बुक जो है वो इसी से प्रेरित है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी अगर बात करें तो संजय राष्ट्रीय उद्यान है डुबरी का। 1981 में यह स्थापित हुआ, लगभग 466 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीधी जो डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धी जिले में ये फैला हुआ है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय जैसे चिंकारा जैसे जो वन्य जीव है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पुराना नाम इसका डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर शुष्क जो पर्णपाती वन है वो खास तौर पे देखने को मिलेंगे। दूसरी बात की क्या है, ये पूरा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये पूरी तरह से जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा जो नदी है और उस नदी की जो घाटी है उसी में ये आपको देखने को मिलेगा। और एक तरह से देखेंगे ये संजय दुबरी टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है। झारखंड, मध्य प्रदेश को ये जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर कई सारी जो नदियाँ हैं उन नदियों का जो प्रवाह है वो भी आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तो देखिए बनास और गोपद, दो देखिए बनास और जो गोपद नदी है उनका ये अपवाह क्षेत्र है। उसके अलावा महान कोडमार जो है वो भी यहीं से प्रवाहित होती हैं। तो ये जो नदियां हैं कई बार पूछ लेता है कि आखिर इस नेशनल पार्क से कौन सी नदी अपवाहित होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो यहाँ से क्या होती हैं कि यहाँ से प्रवाहित होती हैं। तो इनको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण तौर पे जो जीव हैं जिसमें बंगाल टाइगर सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय तेंदुआ है, चित्तीदारी जो हिरण है, सांभर हिरण, ये सारे यहाँ पर नीलगाय आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जिनको आप देख सकते हैं। सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है 1983 में स्थापित हुआ था। होशंगाबाद जो नर्मदापुरम के नाम से अब जाना जाता है वहीं पर इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण जो वन्य जीव हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है उसी का ये एक पार्ट है और भारत का पहला आरक्षित क्षेत्र माना जाता है। पूरी तरह से आप देखेंगे तो जो सतपुड़ा जो पर्वतमाला जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। धूपगढ़ इसकी कई बार पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। धूपगढ़ इसकी पीक है, शिखर है। और पंचमढ़ी जो पार्क है वो इसी के नज़दीक आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा जो क्षेत्र है ये उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलेगा। उबड़ खाबड़ प्लेन रीजन यहाँ पर कम देखने को मिलता है। बलुआ जो पत्थर है वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चोटियाँ, खड्डे, साल और सागौन के घने जो जंगल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मेजर तौर पे जो वृक्ष है उसमें साल, सागौन, तेंदू, महुआ, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो जो लकड़ियाँ यहाँ उत्पन्न होती हैं उनका अहम रोल है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1979 में स्थापित हुआ था। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो भोपाल में है। और मध्य प्रदेश के अधिकांश जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षण इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान आधुनिक चिड़ियाघर दोनों का मिला जुला रूप है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
बीचों बीच अवस्थिति इसकी है, जो इस समय देखें तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के संदर्भ में, इको टूरिज्म के संदर्भ में ये खासे चर्चा में रहता है। दूसरी बार देखिए डायनासोर जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है 2010 में यह स्थापित हुआ था। कम क्षेत्रफल है, लगभग आप देखेंगे कि 0.897 वर्ग किलोमीटर में है। किस जिले में है? तो धार में है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। डायनासोर के जो अंडे हैं जीवाश्म है, उनका संरक्षण यहाँ पर किया गया है बालपुरा क्षेत्र में, ये काफ़ी चर्चा में है। इसके अलावा जो कूनो है, कूनो वर्तमान में चर्चा में रहा है। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। 748 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विशेषता क्या है कि एशियाई शेरों की जो पुनर्स्थापना है उसके लिए ये खास तौर पे प्रस्तावित है। गिर यानी जो गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ से जो शेर है उनको यहाँ पर लाने की योजना है। और हाल ही में अफ्रीका से जो चीता पुनर्स्थापना जो योजना है 2022-23 में, वो यहाँ पर संचालित की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। अब बात करें कि राष्ट्रीय जो उद्यान हैं ये बनाए जाते हैं, इनके वर्गीकरण किए जाते हैं, तो आखिर वो किस उद्देश्य से किए जाते हैं? तो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित करने का एक प्रयास होता है कि अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनके स्तर पे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। लकड़ी की जो कटाई है उस पर कंट्रोल करने की बात कही जाती है, या आवास को संरक्षित किया जाता है, पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको मेंटेन किया जाता है, जल स्रोत और वनों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। जो भी साइंटिफिक जो रिसर्च है, जो एजुकेशन है, उसको प्रमोट किया जाता है। और सतत विकास के तहत देखें तो इको टूरिज्म को भी इस क्षेत्र में प्रमोट किया जाता है। भारत में अगर बात करेंगे कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उनके सामने क्या कोई चैलेंजेज है, तो बहुत तरह के चैलेंजेज है और उन्हीं के समाधान के लिए तो ये बनाए गए हैं। जैसे अवैध जो शिकार है, बहुत सारे वन्य जीवों का इलीगल तरीके से क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। उनके दांतों के लिए, उनके हड्डियों के लिए, उनके चमड़े के लिए, अलग अलग उनके जो पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है पैसा कमाने के लिए। तो अवैध शिकार बड़े स्तर पे होता है। लकड़ी की कटाई चोरी से होती है, जैसे सागौन हुआ, या इस तरह के जो भी आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं उनका चोरी छुपे क्या किया जाता है, एक तरह से कटाई की जाती है। अतिक्रमण जो स्थानीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अतिक्रमण जैसी समस्याएं हैं। पर्यटन का जहाँ दबाव है वो लगातार बढ़ रहा है, तो इस पर भी कंट्रोल करने की बात है। और मानव वन्य जीव जो संघर्ष है ये भी एक बड़ी चुनौती है। और जलवायु परिवर्तन तो पहले से है, जो सेंसिटिव प्रजातियां हैं उनके लिए जो जलवायु परिवर्तन है वो सबसे गंभीर संकट है। नदी में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो गंभीर समस्या बना हुआ है। संरक्षण के लिए काफ़ी उपाय भी किए जा रहे हैं, जैसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जा रहे हैं, टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया जा रहा है, अलग अलग फंड बनाया जा रहा है, कम्युनिटी बेस्ड जो कंजर्वेशन है उसको प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो अलग अलग स्तर पे देखें तो जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जन जागरूकता या कह सकते हैं कि इसे सही तरीके से लागू न किए जाने के कारण अंतर्निहित बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर राष्ट्रीय उद्यानों की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो संरक्षण सबसे अहम इनकी विशेषता होती है। वन्य जीव और जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उनको संरक्षित करना ही मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या हो, सुरक्षित रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्राथमिकता होती है। नियम की बात करें तो मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, सिवाय उन गतिविधियों के जिन्हें मुख्य वन्य जीव जो संरक्षक हैं वो परमिशन दे। जैव विविधता की बात करें तो ये उद्यान जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सबसे अहम होते हैं। और रेगुलेशन यहाँ पर जो होता है वो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना प्रबंधन जो केंद्र हैं, राज्य सरकार हैं, उनके द्वारा बेसिक तौर पे किया जाता है। तो ये हमने पूरा आज देख लिया कि जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं उन पर हमने चर्चा कर ली। तो अगले एपिसोड में एक दूसरे राज्य में अवस्थित जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में चर्चा करने के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।